हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। आज हम रंजीत सिंह के बुक से देखने वाले हैं पीबी शैली को। और पीबी शैली का जो दोस्तों है बायोग्राफी कंप्लीट हो चुका है। बायोग्राफी कंप्लीट हो चुका है। और क्या हुआ है दोस्तों, तो पीबी शैली का बायोग्राफी भी हो चुका है और इनका जो है जितना भी इम्पोर्टेंट वर्क्स था वो भी हो चुका है, वर्क्स भी हो चुका है और इम्पॉर्टेंट लाइंस भी हो चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और इसके पहले वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर सब लोग हो चुके हैं। तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन कर रहा है, वेयर डिड शैले सेटल्ड एंड रोट हिज बेस्ट पोइट्री। शैले जो है कहाँ सेटल हुए थे और वहाँ पर जो सेटल हुए थे वो अपना बेस्ट पोइट्री वहीं पर लिखे थे। तो कहाँ सेटल होकर के अपना बेस्ट पोइट्री लिखे थे, तो वो लिखे थे पीसा में। पीसा एक ऐसी जगह है दोस्तों इटली का जहाँ पर कि ये स्टे होते हैं और वहाँ पर अपना बेस्ट पोइट्री का कलेक्शन जो है वहीं पर लिखते हैं। अगला देखते हैं, शैली वॉज रिस्टिकेटेड इन 1811 along with his फेलो थॉमस जेफरसन हॉग फॉर राइटिंग। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि शैली जो है रस्टिकेटेड हुए थे 1811 में along with अपने फ्रेंड के साथ, किसके साथ, थॉमस जेफरसन हॉग के साथ। राइटिंग फॉर राइटिंग, क्या लिखने के लिए रिस्टिकेट हुए थे, तो वो लिखे थे नेसेसिटी ऑफ एथीइज्म। जब लिखे थे नेसेसिटी ऑफ एथीइज्म तब उनको जो है रिस्टिकेट कर लिया गया था कॉलेज से। कहाँ से? ऑक्सफोर्ड से। ऑक्सफोर्ड से जो है उनको रिस्टिकेट कर लिया गया था। और ये एथेइज्म मतलब क्या होता है दोस्तों, तो एथेइज्म दोस्तों वो होता है जैसे कि माइंड कैन नॉट बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो दिमाग है अपना वो बिलीव, अपने दिमाग का बिलीव होता है कि जो भगवान है वो इस दुनिया में नहीं है। तो इसी कंट्रोवर्शियल थीम की वजह से इनको जो है निकाल दिया गया था। और इसमें एक वर्क दिया गया है मोंट ब्लैंक। मोंट ब्लैंक जो है दोस्तों ये एक ओड है, शैली के द्वारा 1816 में लिखा जाता है। फ्रैंकेस्टीन ये भी शैली के द्वारा, पीबी शैली और इनकी जो वाइफ है उनके साथ का ये कंट्रीब्यूशन एक गोथिक नॉवेल होता है। तो समझ में आ गया, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म की लिखने की वजह से इनको निकाला गया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन, शैली रोट अ पॉम्फलेट एट ऑक्सफोर्ड द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म बाय हुम वाज इंस्पायर्ड। अब देखिए, अब इसमें बोला जा रहा है कि शैली जो है वो लिखते हैं नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, ऑक्सफोर्ड में एक पम्फलेट लिखते हैं नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। बाय हुम वाज ही इंस्पायर्ड, किससे इंस्पायर होकर के लिखते हैं, वो हमें से, हम जो हैं राइटर उनसे जो है इंस्पायर होकर के इस वर्क को लिखते हैं नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, जो कि एक पम्फलेट होता है। और ये ऑक्सफोर्ड से ये और इनके फ्रेंड थॉमस जेफरसन हॉग ये दोनों लोग जो है एक्सपेल किए जाते हैं वहाँ से। और इसके बाद जो है इसी टाइम पे ये पीबी शैली जो है 1811 में ही अपनी जो वाइफ होती है, पहली वाइफ हैरियट वेस्टब्रुक, उनको लेकर के ये भाग जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, किसने लिखा है नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, तो ये लिखे हैं शैली, लिखे हैं पीबी शैली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, शैली रोट एडोनाइस अ थ्रेनोडी पास्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ। अब इसमें ये पूछ रहा है कि किसके डेथ पे लिखे हैं, तो वो लिखे हैं जॉन कीट्स के। जॉन कीट्स के मृत्यु पर ये क्या लिखे हैं दोस्तों, एक पास्टोरल देहाती एक सॉन्ग लिखे हैं, एलिजी लिखे हैं। और किसके डेथ पे लिखे हैं, जॉन कीट्स के। जॉन कीट्स का डेथ कब होता है दोस्तों, 1821 में होता है। और इनका मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टाइम पीरियड किसको मनाता है, 1819 को। इसी टाइम पर जो ये बहुत सारे वर्क लिखते हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स इटली के रोम शहर में जो है इनका डेथ होता है, इटली के रोम में। और उसी टाइम पर ये जो पीबी शैली हैं ये इटली के पीसा में रहते हैं, ये पीसा में रहते हैं। और ये जो है कहाँ रहते हैं, रोम में रहते हैं। किड्स जो है रोम में रहते हैं, रोम में, और ये पीबी शैली पीसा में रहते हैं। उसी टाइम पर ये थ्रेनोडी लिखते हैं 1821 में, तुरंत उसी टाइम पर ये लिख देते हैं, जिस टाइम इनका डेथ होता है उसी टाइम तुरंत लिखते हैं। और अगला जो राइटर हैं बायरन, इन्हीं के टाइम पीरियड के हैं। वर्ड्सवर्थ को आप देख ही रहे हैं, रोमांटिक एज के। अगला देख लेते हैं, पीबी शैलीज एडोनाइस इज। अब एडोनाइस क्या है दोस्तों, तो ये एक आपका पास्टोरल एलिजी है। एलिजी क्या होता है दोस्तों, एलिजी जिसे मान लीजिए जिसमें गलेरिया जो है, पास्टोरल एलिजी। एलिजी तो देखिए दो तरह का होता है, एक एलिजी होता है, एक पास्टोरल एलिजी होता है।
एलिजी वो होता है जिसे किसी के मृत्यु पर जो शोक गीत गाते हैं उसको बोलते हैं, शोक गीत को बोलते हैं, एलिजी बोलते हैं। अब ये पास्टोरल एलिजी क्या है? तो पास्टोरल एलिजी में क्या होता है, एक गडरिया होता है, वो गाता है गाना, अपने किसी प्रिय के लिए गाना गाता है, गडरिया है, उसको दिखाया जाता है। मेन इसमें जो है देहाती सीन को दिखाया जाता है और उसमें गडरिया को दिखाया जाता है। इस वजह से ये पास्टोरल एलिजी होता है, ये पास्टोरल थीम आ जाता है। अगला देखते हैं, शैले रोट डिफेंस ऑफ पोइट्री इन रिस्पॉन्स टू। अब देखिए इसमें दिया गया है कि शैले जो है डिफेंस ऑफ पोइट्री जो कि 1821 में लिखते हैं, 1821 में, और पब्लिश कब करवाते हैं दोस्तों? 1840 में। ये जो 1821 में लिखते हैं वो किसके रिस्पॉन्स में लिखते हैं? तो वो लिखते हैं थॉमस लॉव पिकॉक का जो होता है 4 एजेस ऑफ पोइट्री, 4 एजेस ऑफ पोइट्री, इसी का ये रिप्लाई देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, किसमें? डिफेंस ऑफ पोइट्री में, डिफेंस ऑफ पोइट्री में। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एन हीज एपोलॉजी नहीं, यहाँ पे एन एपोलॉजी होना चाहिए। एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री ये किसका है? तो ये है आपका सिडनी का है, फिलिप सिडनी को जानते हैं, जो कि एलिजाबेथन पीरियड के टाइम पीरियड के रहते हैं, फिलिप सिडनी, उनका होता है एपोलॉजी फॉर पोइट्री। और अगला है वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड, वर्ड्सवर्थ का जो प्रिल्यूड है 1850 में पब्लिश होता है, पोएम टू कॉलरेज या फिर प्रिल्यूड, वो है। उसके बाद है आपका कीट्स का इंडिमियन, इसी के लिए इनको क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया जाता है। और एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री जो है दोस्तों, एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री किसका है? फिलिप सिडनी का है। और ये देखिए ये रिस्पॉन्स है, किसका रिस्पॉन्स है दोस्तों? तो ये रिस्पॉन्स है डिफेंस ऑफ पोइट्री का, जो कि 1821 में लिखा जाता है और 1840 में पब्लिश होता है, पॉस्थुमस पब्लिश होता है, क्योंकि पी बी शैले का डेथ तो 1822 में ही हो जाता है और ये जो है 24 में पब्लिश किया जाता है, 1824 में। तो और ये जो है आपका एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, जो कि फिलिप सिडनी के द्वारा 7 पार्ट्स में, और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये आपका 7 पार्ट्स में है, 7 पार्ट्स में है। और ये भी जो है ये रिस्पॉन्स करते हैं। एपोलॉजी, एपोलॉजी मतलब क्या होता है? क्षमा मांगना, ठीक है, एपोलॉजी मतलब क्षमा मांगना। ये भी एक रिस्पॉन्स ही रहता है, किसका रिस्पॉन्स होता है? स्टेफन गोसन जो है स्कूल फॉर एब्यूज, उसी का जो है रिस्पॉन्स देते हैं फिलिप सिडनी। याद रहेगा 7 पार्ट्स में है, इसका आंसर आपका ये होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, द कॉज ऑफ सैलीज डेथ, सैली की डेथ का कॉज क्या रहता है दोस्तों? तो ये रहता है ड्राइविंग। ये जो है इनका डूबने से जो है मृत्यु हो जाता है, डूबने से जो है दोस्तों मृत्यु हो जाता है। कहाँ पे डूबते हैं ये? द बे ऑफ लिरिसी, द बे ऑफ लिरिसी में। और ये जो है दोस्तों ये नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पर जो है ये इटली में ये ड्रोन होते हैं, डूबते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु कॉल्ड सैले अ ब्यूटीफुल बट एन इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। अब ये जो है ये किसने बोला है? तो ये बोले हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। क्या बोले हैं दोस्तों? कि सैले जो है ब्यूटीफुल है, बट एक ब्यूटीफुल और एक इनफेक्चुअल एंजल हैं जो कि अपने पंख को फड़फड़ा रहे हैं, ठीक, पंख को फड़फड़ा रहे हैं। तो अब इसको कैसे आप याद करेंगे? अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए पंख का फड़फड़ाना, ठीक है, बीटिंग देयर, कहाँ गया? बीटिंग इन द वेड हिज ल्यूमिनस विंग्स, यानी कि जो अपने पंख को फड़फड़ा रहे हैं। पंख को कब फड़फड़ाता है कोई पक्षी या फिर कोई इंसान? पंख को कब फड़फड़ाता है? जब वो बूढ़ा हो जाता है। तो किसने बोला है? मैथ्यू अर्नोल्ड। ओल्ड होने पर क्या होता है दोस्तों? पंखों को फड़फड़ाते हैं, पंखों को फड़फड़ाते हैं। तो याद हो जाएगा ट्रिक। अगला देखते हैं, हु टर्न्ड सैली मेलोपोइक। अब मेलोपोइक कौन बोला है सैली को? तो ये भी बोले हैं अर्नोल्ड, ठीक है, ये भी बोले हैं, मेलोपोइक भी यही बोले हैं, मेलोपोइक। अब इसको कैसे याद करेंगे? दोनों लोगों को, दोनों इनका जो है दिया गया जो दोनों शब्द है दोनों याद करना पड़ेगा आपका। बीटिंग देयर वाइड ल्यूमिनस विंग्स, ये जो था ये भी ल्यूमिनस विंग्स, ये भी आपको पंख भी याद करना है और मेलोपोइक भी याद करना है। ये दोनों का दोनों आपको याद करना है। बूढ़े होने के बाद मेलोपोइक क्या होता है दोस्तों, पहले ये जान लीजिए। तो मेलोपोइक जो होता है, ये जो शब्दों का या ध्वनि का जो लय होता है उसी को बोलते हैं।
लय या ध्वनि होता है उसी को बोलते हैं। तो जो है लुमिनस विंग्स जो है पंखों को फड़फड़ा रहे हैं और जो है मधुर या शब्दों का जो ध्वनि का लय है उसको गा रहे हैं बूढ़े होने के बाद। तो याद हो जाएगा, बूढ़े होने के बाद क्या कर रहे हैं, पंखों को फड़फड़ा रहे हैं और मेलोपोइक जो है गा रहे हैं। तो याद हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है हु रिमार्क्ड अबाउट चैले ही वॉज alone the perfect singing god, his thought words deed all the sang together। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, he was alone the perfect singing god, परफेक्ट सिंगिंग गॉड। अब ये ध्यान दीजिए कि इनको परफेक्ट सिंगिंग गॉड जो है वो कौन बोला है, ये बोला जा रहा है एसी स्विनबर्न के द्वारा। बोल रहे हैं कि शैले जो हैं वो केवल एक अकेले बेहतर जो है एक सिंगिंग गॉड है, जिनका कि हिज थॉट, जिनका कि जो विचार है, शब्द है, कार्य है, वो सब साथ में गाते हैं। एसी स्विनबर्न जो है स्विनबर्न जो है इनको बोलते हैं कि ये क्या है, परफेक्ट सिंगिंग गॉड है। इनको गॉड ही मान लिए, सिंगिंग का इनको देवता मान लिए। कौन माने सिंगिंग का देवता? स्विनबर्न सिंगिंग या रिलेट हो रहा है दोस्तों, स्विनबर्न सिंगिंग। तो सिंगिंग कौन बोला इनको? स्विनबर्न बोले हैं। और मैथ्यू आर्नोल्ड इनको क्या बोले थे दोस्तों? तो दो चीज़ें बोले थे। क्या बोले थे? मेलोपोइक बोले थे, इनको ओल्ड मेलोपोइक बोले थे। जो मैथ्यू आर्नोल्ड है इनको मेलोपोइक बोले थे। और ल्यूमिनस विंग्स जो कि बीटिंग देयर वाइड, यानी पंखों को जो है पंखों को फड़फड़ा रहे हैं और मेलोपोइक कर रहे हैं, मतलब गाना गा रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं। तो याद रहेगा दोस्तों, ये एसी स्विनबर्न का है और वो मैथ्यू आर्नोल्ड का था। अगला देखते हैं। अगला है जो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइन। अब ये देखिए, इसमें जो शैली है वो कहते हैं वाइल रिफरिंग टू एडोनाइस, यानी जब एडोनाइस लिख रहे थे तो उसको दिमाग में रखते हुए क्या बोले, आई हैव डिप्ड माई पेन इन कंज्यूमिंग, आई डिप्ड माई पेन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज किड्स डिस्ट्रॉयर whom वर द डिस्ट्रॉयर। अब देखिए इसमें बोले हैं कि जो मैं अपना जो पेन है उसको, आई डिप्ड माई पेन, मैंने पेन को डिप किया, एंड कंज्यूम फायर फॉर, और इसका जो है हमने क्या किया, एक आग की तरह हमने इसका इस्तेमाल किया। किसके लिए? डिस्ट्रॉयर के लिए। डिस्ट्रॉयर किसको बोल रहे हैं? तो ये डिस्ट्रॉय जो है दोस्तों, ये बोल रहे हैं जो एडिटर रहते हैं ब्लैकवुड मैगजीन के, जो ब्लैकवुड मैगजीन के जो एडिटर होते हैं उनको ये क्रिटिसाइज कर ताने देते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो किड्स होते हैं, किड्स का जो इंडिमियन जब आता है दोस्तों, इंडिमियन, तो इसको जो है जो एडिटर्स होते हैं, जो ब्लैकवुड मैगजीन के जो एडिटर होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। तो उन्हीं को दिमाग में रखते हुए शैली इस बात को बोलते हैं कि ये जो है जो एडिटर्स हैं ब्लैकवुड मैगजीन के, उन्होंने जो है किड्स का जो है जान ले लिया। एडिनबर्ग के जो दोस्तों ब्लैकवुड मैगजीन जो रहता है, एक पम्फलेट होता है, मैगजीन होता है जिसके कि एडिटर्स होते हैं, उनको ये तान कसे हैं। इसमें कौन कसे हैं? पीबी शैले, क्योंकि किड्स जो है इनके तो फ्रेंड रहते हैं, जिस वजह से ये चीज़ें क्रिटिसाइज जो है इनको करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज पोएम्स बाय शैले रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। अब इसमें पूछा जा रहा है कि शैले का इसमें से कौन सा वर्क है जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं किसके बारे में बात हो रहा है। देखिए अब इसमें दिया गया है विचेज ऑफ एटलस। कौन कौन सा है दोस्तों? विचेज ऑफ एटलस, हेलस, ट्रियम्फ ऑफ लाइफ, सेंसी। तो ये जो सेंसी है दोस्तों, जो कि 5 एक्ट ट्रेजेडी है, 5 एक्ट ब्लैंक वर्ड्स ट्रेजेडी है, सेंसी के द्वारा लिखा गया है। कितने एक्ट का है? सेंसी जो है कि शैले के द्वारा लिखा गया है, 5 एक्ट का है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका, यही ब्लैंक वर्ड्स में है। और दूसरा भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा वर्क है। तो विचेज ऑफ एटलस, ये जो है पास्थुमस पब्लिश होता है, एक पोइटिक वर्क है। ये भी पोइटिक वर्क है जो कि ओटोवा राइमा में लिखा जाता है। किस कब होता है ये पब्लिश? पास्थुमस होता है। ठीक है, इसका एक आपको ट्रिक भी हम बताए थे कि शैले जो है मरने के बाद क्या बन जाते हैं? चुड़ैल बन जाते हैं। तो यही है विचेज ऑफ एटलस, जो कि पास्थुमस
पब्लिश होता है। दूसरा है आपका हेलस, जो कि लिरिकल ड्रामा है। और ट्रायम्फ ऑफ लाइफ क्या है? ट्रायम्फ ऑफ लाइफ आपका एक टर्जराइमा में लिखा गया अनफिनिश्ड वर्क है। अनफिनिश्ड, ये शैले जो है फिनिश नहीं कर पाते उसी टाइम पे, 1822 में ही इनका डेथ हो जाता है शैले का। तो ये याद रहेगा, ट्रियम्फ मतलब जीत होता है, ये जीवन को जीत लेते हैं, यानी कि इनका जो है मृत्यु हो जाता है, ये अनफिनिश्ड वर्क रहता है। सेंसी, यही इनका ब्लैंक वर्स में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्ले बाय शैले? शैले के द्वारा कौन सा प्ले है इसमें? तो इसमें जो है दोस्तों प्ले है सेंसी, ये शैले के द्वारा लिखा गया है। बाकी जो है आपका ऑप्शन वो भी देख लेते हैं। बॉर्डरर, ये वर्ड्सवर्थ का है, ये भी ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी होता है। हाउस ऑफ एस्पन, ये वाल्टर स्कॉट के द्वारा एक ट्रेजेडी लिखा गया है। मैन्सफील्ड, ये तो बायरन का, इन्हीं के टाइम पीरियड का एक जो राइटर होते हैं बायरन, उनका वर्क होता है ये मैन्सफ्रेड। अगला देखते हैं, विच ऑफ दीज वॉज रिटन बाय शैली? शैली के द्वारा कौन सा लिखा गया है? तो डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा गया है। और अगला देख लेते हैं, डिफेंस ऑफ पोएजी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो डिफेंस ऑफ पोएजी जो लिखा गया है दोस्तों, ये एक एपोलॉजी होता है, ये एक एपोलॉजी फॉर पोइट्री होता है। इसका दूसरा नाम जो है एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। कुछ देर पहले हम आपको बताया था कि ये फिलिप सिडनी का है। और अगला देख लेते हैं, पोइट्री एंड एनार्की, पोइट्री एंड एनार्की, ये किसके द्वारा लिखा गया है? इसका दूसरा नाम क्या बताया था डिफेंस ऑफ पोएजी का? डिफेंस ऑफ पोएजी का दूसरा नाम है एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। ठीक है, ये तो हो गया शैले का, ये हो गया फिलिप सिडनी का। 4 एजेस ऑफ पोइट्री थॉमस लव पीकॉक के द्वारा लिखा गया है 1820 में, इसी का रिस्पॉन्स दिया गया है। 4 एजेस ऑफ पोइट्री का ही रिस्पॉन्स दिए हैं शैले, किसमें? डिफेंस ऑफ पोएजी में। ठीक है, तो शैले के द्वारा कौन सा लिखा गया है दोस्तों? डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा गया है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया है पोएजी। ये पोइट्री का उस टाइम पे स्पेलिंग क्या होता था? यही होता था, पोएजी होता था। और ये जो है शैली है, ये तो रोमांटिक एज में आते हैं, यानी उसके कई सालों बाद, कई सदियों बाद समझिए लिखा गया है। तो जिस वजह से इसका जो स्पेलिंग हो जाएगा, ये पोइट्री, सीधा पोइट्री लिखा गया है। ठीक है, ये याद करने का तरीका है दोनों लोगों का। पोएट्री एंड एनार्की, ये किसका ये लिखा गया है किसके द्वारा? तो ये लिखा गया आपका अर्नोल्ड के द्वारा, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। एक सीरीज ऑफ एसेज जो है ये शुरू करते हैं अर्नोल्ड, वही रहता है। तो ये समझ में आ गया, ये किसका रिप्लाई है? 4 एजेस ऑफ पोएट्री का। अगला देख लेते हैं, प्रोमीथियस अनबाउंड। तो प्रोमीथियस अनबाउंड जो है ये क्या है? तो ये एक लिरिकल ड्रामा है, प्रोमीथियस अनबाउंड। अभी हमने आपको इनका जो वर्क बता रहे थे उसी टाइम पे हम आपको बताए थे कि अनबाउंड जब आए, बाउंड जब आए तो आप 4 एक्ट लगाइएगा, चारों तरफ से बांधना। ठीक है, 4 एक्ट लगाइएगा, ट्रिक हमने आपको बताया था। उसके बाद जो है ये जो प्रोमीथियस अनबाउंड होता है दोस्तों ना, ये क्या होता है? क्लोजेड ड्रामा होता है, 1820 में आता है, 1820 में इसको पब्लिश करवाते हैं। अगला देख लेते हैं, शैले डेडिकेटेड हिज रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो है शैले किसको डेडिकेट किए हैं? तो वो किए मैरी शैले को। मैरी शैले कौन? इनकी जो वाइफ होती है मैरी गॉडविन, या फिर शादी बाद मैरी शैले हो जाती हैं। हैरियट वेस्टब्रुक कौन होती हैं? इसका आंसर तो मैरी शैले हो गई। हैरियट वेस्टब्रुक कौन होती है? इनकी फर्स्ट वाइफ होती हैं। ठीक है, विलियम गॉडविन इनके ससुर जी रहते हैं, इनके ससुर जी, मैरी शैले के पिता, इनके ससुर जी। क्लियर हो गया? मैरी शैले को ये रिवोल्ट ऑफ इस्लाम लिखते हैं, और इसका लियोन एंड सिथना ओरिजिनल टाइटल होता है इस वर्क का। और ये कितने कैंटोज में होता है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम? 12 कैंटोज में। अगला देख लेते हैं, हाउ मेनी कैंटोज आर देयर इन रिवोल्ट ऑफ इस्लाम? देखिए अभी ये आपको हम बताए हैं, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम कितने कैंटोज में है? 12 कैंटोज में। अगला देखते हैं, इसका ट्रिक भी आपको बताया है पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा। शैली डेडिकेटेड हिज सेंसी टू, शैली अपना डेडिकेट किए हैं सेंसी, किसको किए हैं? ली हंट को किए हैं, ली हंट को डेडिकेट किए। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़, ये हम सीरीज़ पूरा आपका कंप्लीट करवाएंगे, जितने भी हैं ये कंप्लीट करवाएंगे। घटना चक्र भी चल रहा है हमारे वीडियो चैनल पर, जिसका कि प्लेलिस्ट बना है, और मिरर ऑफ कॉमन ईयर भी चल रहा है। तो प्लीज़ वहाँ जाकर के आप विजिट करिए और जो वीडियोज़ है उसका आनंद लीजिए। और ये टीजीटी पीजीटी के लिए यूपी स्पेशल है, ये समझिए, यूपी के टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत बड़ा ये समझिए, ये एक रामबाण है
ये जो तीनों का तीनों जो बुक का सीरीज चला ये रामबाण है, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए और एलटी के लिए भी। तो अगर आप नहीं देखिए तो जा करके देख लीजिएगा। और दूसरा, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए देख लेते हैं अगला अपना जो ऑप्शन में है। ली हंट हो गए, ली हंट को ही डेडिकेट किए थे। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम तो जो है मैरी गॉडविन को करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो हमारा था सेंसी, तो सेंसी किसको डेडिकेट करते हैं, तो ये करते हैं ली हंट को करते हैं। ली हंट इन्हीं के कंटेम्प्रेरी जो होते हैं दोस्तों, उन्हीं को हंट करते हैं, हंट को ही डेडिकेट करते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन सैलीज द सेंसिटिव प्लांट। सेंसिटिव प्लांट जो है शैली के द्वारा जो लिखा गया है वो कितने पार्ट में है, तो वो है दोस्तों 3 पार्ट में है। कैसे याद करेंगे इसको, तो देखिए किसी इतना बस याद रखिएगा, पेड़ में कौन कौन सा चीज़ हमको जो है दिखता है, क्या क्या दिखता है। सबसे पहला फ्रूट दिखता है पेड़ में। सेंसिटिव प्लांट के बारे में बात हुई ना, तो पेड़ में हमको क्या दिखता है, फ्लावर दिखता है और उसका जो है तना दिखता है, ठीक है, तना जिसमें वो लगा रहता है फ्लावर। और तीसरा उसका जो पेड़ होता है, न कि उसका जड़ भी नहीं दिखता है और जो चीज़ें हैं वो भी नहीं दिखती हैं। तो हमको पेड़ में क्या क्या दिखता है, पहला फ्रूट दिखता है, दूसरा जो टहनी होता है वो दिखता है, तीसरा जो पेड़ होता है वो दिखता है। तो कितने पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स हो गए, भूलिएगा नहीं, ठीक है, 3 पार्ट्स हो गए। ऐसे ही याद करिएगा, जैसे हम याद किए वैसे आपको बता रहे हैं। अगला है, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ सैलीज एडोनाइस अलास्टर, सॉरी अलास्टर। सैली का जो अलास्टर है उसका दूसरा टाइटल क्या है, तो इसका दूसरा टाइटल जो है दोस्तों वो है स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ये जो शैली का स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड है दोस्तों, ये इसका जो ये तो रोमन वर्ड है अलास्टर। अलास्टर जो है दोस्तों ये एक रोमन वर्ड है। इसका इंग्लिश मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसका जो इंग्लिश मतलब होता है, इसका मतलब होता है इविल जीनियस, इविल जीनियस, ठीक है। और ये एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड यानी अलास्टर जो है एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, इनका ऑटोबायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच सोर्स डिड सैले गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग प्रोमेथियस अनबाउंड। ये कहाँ से आइडिया लिए हैं प्रोमेथियस अनबाउंड का, तो ये लिए हैं एस्केलस के मिथ से। एस्केलस जो कि क्लासिकल राइटर है, उनके मिथ से इसको उठाए हैं। शैले का जो है प्रोमेथियस अनबाउंड कहाँ से लिया गया दोस्तों, एस्किलस के मिथ से ये आइडिया जो है ये लेते हैं शैले अपना। अगला तो क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी एक्ट आर देयर इन शैलेज लिरिकल ड्रामा प्रोमेथियस अनबाउंड। अभी हम आपसे चर्चा किए थे कि बाउंड का, जब आपको बाउंड करने का बात आ जाए तो चारों तरफ से बांधना होता है। कितने एक्ट का है दोस्तों, 4 एक्ट का है, 4 एक्ट का। हाउ मेनी एक्ट आर देयर इन शैलेज लिरिकल ड्रामा प्रोमेथियस अनबाउंड। इनके ड्रामा से एक क्वेश्चन आना तय होता है दोस्तों, सेंसी पूछ ले या प्रोमेथियस अनबाउंड पूछ ले, ठीक है, ये यहाँ से एक न एक आना ही आना है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है, सैलेज एरियल टू मिरांडा वाज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर्स। अब इसमें पूछ रहा है कि शैली का जो एरियल ऑफ मिरांडा है वो इंस्पायर हुआ है शेक्सपियर के किस वर्क से, तो वो हुआ है टेम्पेस्ट से। देखिए एरियल टू मिरांडा, मिरांडा किस में है, टेम्पेस्ट में है, एरियल भी है टेम्पेस्ट में है। तो ये दोनों जो है एरियल टू मिरांडा जब ये वर्क लिखे हैं तो वो कहाँ से इंस्पायर हुए होंगे, टेम्पेस्ट से ही हुए होंगे ना, क्योंकि कैरेक्टर तो उसी के हैं, ठीक है। तो जब सामने दिख रहा है तो उसी को ऑप्शन लगा देंगे। अगला चलते हैं, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, ये कहाँ से लिया गया है, तो शैली का जो दोस्तों है ओ टू द वेस्ट विंड, कौन सा दोस्तों, ओ टू द वेस्ट विंग, वहीं से लिया गया है, ठीक है, ओ टू द वेस्ट विंग्स। अगला देख लेते हैं, व्हाट इज सैलीज ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ये शैली का क्या है, तो ये जो दोस्तों है ये है एक लिरिक, क्या है दोस्तों, यह एक लिरिक है जो कि एक इनका वर्क होता है अ लेमेंट करके है दोस्तों, अ लेमेंट, उसी में इस बात को बोलते हैं ओ लाइफ ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम।
इस बात को ये बोले हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इनका जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो हम करा चुके हैं, तो उसका हिंदी बताने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ बस समझिए कि रिवीजन है, सारा का सारा वहीं पे आपको डील कर दिए हैं कि क्वेश्चन जो है किस हिसाब से पूछता है, वो सब हम आपको थ्योरी में बता चुके थे कि क्वेश्चन जो है इस तरह से इसमें पूछा जाता है, और उसी अनुसार यहाँ पे आपको देखने को भी मिल रहा है। सैलीज मास्क ऑफ एनार्की इज, सैली का मास्क ऑफ एनार्की क्या है? तो ये जो है दोस्तों ये एक ओड है, सैली का ये एक ओड है, मास्क ऑफ अनार्की। एक सेकेंड दोस्तों, ओड नहीं होगा, ये मास्क ऑफ अनार्की जो है इनका एक सेटायर है, मास्क ऑफ अनार्की एक सेटायर है, ये सेटायर करते हैं। मास्क ऑफ अनार्की में ये जो है एक सेटायर करते हैं, किस पे करते हैं? तो ये जो है दोस्तों पीटरलू जो मैसेकर हुआ था उसी पर ये सेटायर करते हैं। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैली ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। अब सैली का ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कौन सा है? अभी हम आपको बताए हैं कुछ देर पहले, अलास्टर। इसका दूसरा नाम क्या बताए थे? तो स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, इसका दूसरा नाम जो है स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ये एक रोमन वर्ड में लिखा गया है जिसका कि मतलब होता है इविल जीनियस, अभी आपसे हम डिस्कस किए हैं। तो क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखा करिए, जिससे आपको अगला जो रहेगा आपका क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा दूसरी बार जब आप देखेंगे उसको तो वो जो है याद हो जाएगा। ठीक है, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी होती है, याद रहेगा। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट, द फॉलोइंग लाइन्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, टू मी दैट कप ऑफ लाइफ हैज़ बीन डिल्ट इन अनदर मेजर। अब इसमें बोला जा रहा है कि मेरा जो जीवन है वो एक अनदर मेजरमेंट है, जैसे कि हमारा कप ऑफ लाइफ है उसी हिसाब से इसको बताता है कि हमारा जो जीवन है वो दूसरे तरह का है। तो वो ये किस में बोले हैं दोस्तों? ये बात जो है ये किस में बोले हैं? तो इनका बहुत फेमस है ये, स्टेंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। ये जो है डिजेक्शन में, इस बातों जो डिजेक्शन इनका हुआ था, जो इनको नकारा गया था, उसी बात को ये स्टेंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स में बताए हैं। उदासी से भरा हुआ ये जो है वर्क है, इसमें एक लाइन आता है दोस्तों, अलास अलास आई हैव नॉर होप नॉर हेल्थ नॉर सॉलिट्यूड, ऐसे करके जो लिखे हैं यही लिखे हैं। और इसमें एक और जो लाइन जो अभी आया है, टू मी दैट कप ऑफ लाइफ हैज़ बीन डील्ट इन अनदर मेजर, इसका लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले वीडियो में हम बताएं, प्लीज़ आप जा करके वहाँ पे विजिट कर लीजिए, जिससे आपको डाउट नहीं रह जाएगा। और इसका दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, तो दूसरा ऑप्शन है जो लेमेंट, अभी आपको बताए हैं थोड़ी देर पहले, लेमेंट अभी बताए हैं। लेमेंट वाला आपको क्वेश्चन कुछ देर पहले हम बताएं, जिसमें कि ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम था, तो वो याद कर देख लीजिएगा आप ध्यान से। दूसरा है ओजीमेंडियस, क्या है? तो ये इनका सोनेट है ओजीमेंडियस के बारे में भी बताए थे आपको। लियोनिस इथना आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का दूसरा नाम है लियोनिस इथना, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का। इसका आंसर हो जाएगा स्टेंजा रिटन इन नियर डिजेक्शन, स्टेंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। अगला देख लेते हैं, व्हाट इज दैट सब टाइटल ऑफ ओडिपस टैरेनस। ओडिपस टैरेनस का दूसरा नाम क्या है? ओडिपस टैरेनस का जो है दोस्तों दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम जो है वो है सेल्फवुड द टैरेंट, सेल्फवुड द टैरेंट। ये जो है दोस्तों ये एक सेटेरिकल ड्रामा है। क्या दोस्तों? ये एक सेटेरिकल ड्रामा है, ये ड्रामा है सेटेरल में। और स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड अभी आपको बताए हैं, अलास्टर द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ट्रम्प ऑफ लाइफ ये जो है अनफिनिश्ड वर्क है इनका, अनफिनिश्ड। इंग्लैंड इन 1819 ये पेटरलू से इंस्पायर हुआ वर्क होता है। तो दोस्तों आज हम 30 क्वेश्चन जो है कर लिए हैं, 30 क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जो रिमेन क्वेश्चन बच रहा है, जो हमारा बच रहा है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसको देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है दोस्तों। 30 तो इधर हो गया है, और जो हमारा बच रहा है क्वेश्चन वो बच रहा है आपका 71 क्वेश्चन है क्या? हाँ 71 क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है, प्लीज़ इसको कंटिन्यू आप देखिएगा, और 100% श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका पासिंग मार्क श्योर है कि यहाँ से हो जाएगा। तो आप बने रहिए कंटिन्यू। रंजीत सिंह का बुक जो है, रंजीत सिंह का जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए? टीजीटी पीजीटी के लिए, यूपी स्पेशल के लिए, और बाकी जो अदर एग्जाम्स हैं उस सब में ये जो रंजीत सिंह बहुत काम आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।